तो हमारा जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो खत्म हो चुका है। अब हमें इस चैप्टर का नेक्स्ट फेज स्टार्ट करना है, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब अब एक ऐसा सरफेस होगा जहां से लाइट जब उससे उस सरफेस पे टकराएगी तो वो उससे बाउंस बैक ना करके उसको पास कर जाएगी, इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। मतलब लाइट का एक पर्टिकुलर सरफेस से टकराना और बाउंस बैक ना होना, उसको पास कर जाना, तो ये रिफ्रैक्शन कहलाता है। मतलब जब भी लाइट ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो वो डायरेक्शन बदलती है या फिर वो अपनी स्पीड बदलती है, वो सारी चीजें हैं अलग। लेकिन पहले आप ये समझो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। जैसे एक सरफेस है, लाइट इसमें फॉल करी और यहां से रिफ्लेक्ट कर गई, तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, ये रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन मतलब लाइट उस मीडियम से टकराई या उस पर्टिकुलर सरफेस से टकराई और पास कर गई उससे। अब जैसे मैं चश्मा लगा रखा है, तो ये एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है, लाइट जब इस पे फॉल करेगी तो वो मेरी आंखों में जाएगी, तो वो ट्रांसपेरेंसी की वजह से यहां पर हम रिफ्रैक्शन देख पा रहे हैं। लेकिन रिफ्लेक्शन, अगर मान लो यही चश्मा मैं इसकी जगह मैं यहाँ पर लकड़ी लगा दूं या मैं कोई कार्डबोर्ड लगा दूं, तो क्या होगा? तो वो लाइट पास नहीं करेगी क्योंकि वो ओपेक ऑब्जेक्ट है, वो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में ये फर्क होता है। और इसके बाद अगर हम बात करूं, यहां पर ये बात क्या लिखी है, इस बात को मैं समझाना चाहूंगा। तो इस बात को अगर मैं समझाना चाहूं तो ध्यान से समझना। अब हमारे पास सेम मीडियम नहीं होते हैं, ठीक है ना। हमारे पास मेजरली, हमने 10th क्लास में पढ़ा, 3 टाइप के मैटर्स होते थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस जनरली। अगर मैं बात करूं सॉलिड की या मान लो लिक्विड की या मान लो गैस की, तो हमें पता है इसके अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना, इस तरीके से। और लिक्विड में थोड़े से उसके कंपैरिजन में लूज होते थे, ठीक है। और वहीं पर गैस की बात करें तो और ज्यादा लूज होते थे। तो ये समझ लो ये वाला जो मीडियम है ये डेंसर है, घना मीडियम है, डेंस मीडियम है। ये उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा लेस डेंस है, ठीक है ना। और ये उसके कंपैरिजन में मोर लेस डेंस है, मतलब ज्यादा, मतलब और ज्यादा कम डेंस है। यानी कि जो हमारा मीडियम है, जिस मीडियम में हमारा कम पार्टिकल्स हो तो वो ज्यादा से ज्यादा रेयरर मीडियम कहलाता है। और जिस मीडियम में हमारे पार्टिकल्स उस दूसरे कंपैरिजन में ज्यादा हो तो उसे डेंसर कहा जाएगा। तो हमारी लाइट होगा क्या ना, हमारी लाइट दो मीडियम में ट्रेवल करेगी। या तो मान लो रेयरर जहां पर पार्टिकल्स कम है वहां से डेंसर मीडियम में जाएगी, ठीक है ना। या फिर हो सकता है इसी का अपोजिट, कि डेंसर में थी और रेयरर में जाएगी। ये दो चीजें हो सकती हैं। तो इसमें फर्क क्या होगा? क्योंकि हमें तो ये पता है लाइट पास कर जानी है, ऐसे आनी, ऐसे पास कर जानी है, ऐसे आनी, ऐसे पास कर जानी है। क्या इसमें कुछ बदलाव होंगे? क्या कुछ चीजें फर्क पड़ेंगी? तो हमें जो समझना है वो ये समझना है कि बिल्कुल यहाँ पर चीजों का फर्क पड़ता है। यहाँ पे चीजों का फर्क ये पड़ता है बिकॉज ऑफ दैट रेयरर एंड डेंसर मीडियम, बिकॉज ऑफ डेंसर एंड रेयरर मीडियम। ये जो लाइट जब पास करती है इसमें से, तो उनकी या तो स्पीड में फर्क पड़ सकता है लाइट की, या फिर उनका स्पीड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन में फर्क पड़ सकता है। मतलब वो हो सकता है थोड़ी सी बेंड कर जाए, या हो सकता है थोड़ी सी, मतलब या तो जैसे मान लो एक नॉर्मल ऐसे बनाया जाएगा, या तो वो इसकी तरफ बेंड कर जाएगी या फिर वो इससे दूर चली जाएगी, जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए था वैसी नहीं जाएगी। यहां पर हम रिफ्रैक्शन में ये पढ़ते हैं। तो देखो अब इस डेफिनेशन को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है कि जब भी लाइट ट्रेवल करती है एक मीडियम, मान लो एक मीडियम हवा है और उससे मान लो पानी या ग्लास है, तो आपको पता है अब लाइट पास कर जाती है इसके अंदर। तो जैसे ही लाइट पास करेगी तो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, मतलब बेंड हो सकती है, या तो अंदर की तरफ बाहर की तरफ बेंड हो सकती है, या फिर उसकी स्पीड में चेंज आ सकता है। तो इसी चेंज इन डायरेक्शन एंड स्पीड को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो एक लाइट जो है जब भी वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका बेंड होना कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। अब देखो यहां पे समझा रखा है। अब मैं आपको ये सारी चीजें समझा देता हूं, पहले इसके थ्रू ध्यान से समझना। अब मैं आपको रिफ्रैक्शन जल्दी समझ में आ जाएगा, बस मेरी ये चीज को समझ लो। देखो ध्यान से समझना। जैसे मान लो ये हमारा एक सरफेस है, तो फॉर एग्जांपल इस तरीके से एक लाइट आ रही है, ऐसे ऐसे एक लाइट आ रही है। इसको एरो वाला नहीं बनाते, ठीक है, इसको विदाउट एरो बनाते हैं। तो मान लो कि एक लाइट इस तरीके से आ रही है, यहाँ पर ऐसे आ रही है एक सरफेस पे इस तरीके से। तो इस तरीके से जब लाइट आ रही है इस मीडियम पे फॉल करने जा रही है, इस तरीके से लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे फॉल करने वाली है। तो अब क्या होता है ना, यहाँ पर ऐसा समझ लो 90 डिग्री पे ऐसे नॉर्मल बनाया जाता है। अब नॉर्मल क्या है, उस सरफेस में भी बनाया जाएगा, इसमें भी। क्यों? क्योंकि ये पास करने वाली है। तो मान लो ये 90 डिग्री इस सरफेस को देखकर
जो हमारा ये जो हमारा दो अलग अलग पार्टिकल्स है, दो अलग अलग मीडियम है, इनके बीच में जहां पर वो टकरा रही है वहां से एक 90 डिग्री का नॉर्मल बना है। और लाइट जानी ऐसी चाहिए सीधी, जिस डायरेक्शन में आ रही है मतलब वैसे जानी चाहिए। तो होता क्या है, अब हमें ये चीजें समझनी है कि होगा क्या इस केस में। तो आप समझो, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। ये हल्का रेयरर मीडियम है, यानी कि यहाँ जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े लूज है, ठीक है। और यहाँ डेंसर है, मतलब पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है, ज्यादा पार्टिकल्स है। तो जब भी कभी रेयरर से हल्के पार्टिकल से घने पार्टिकल्स में हमारी लाइट जाती है, जब भी कभी हल्के पार्टिकल से घने पार्टिकल्स में जाती है, मतलब ऐसा समझ लो रेयरर से डेंसर में जाती है, तो लाइट ना नॉर्मल की तरफ, अब देखो जानी कैसे चाहिए थी, पहले वो बनाते स्ट्रेट। अगर मैं यहीं से एक स्ट्रेट लाइन बनाना सीखूं तो वो इस तरीके से जानी चाहिए थी, एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग ऐसे जानी चाहिए थी, ठीक है ना। लेकिन तो वो क्या होगा, वो ऐसे नहीं जाएगी। वो बड़े ध्यान से समझना, वो लाइट जो है ना वो इस नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी बेंड करके चली जाएगी, इस नॉर्मल की तरफ थोड़ा बेंड कर जाएगी। और आप इस डायग्राम को देखोगे इस तरीके से, रेयरर से डेंसर गई, लाइट जिस डायरेक्शन में आ रही थी नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई। और इसी नॉर्मल के बेंड करने का सीन रीजन क्यों है, क्योंकि यहां ज्यादा पार्टिकल्स है, यहां लेस पार्टिकल्स थे, स्पीड यहां फास्ट थी, क्योंकि यहां पर पार्टिकल्स डिस्ट्रैक्शन कम दे रहे होंगे, यहां पार्टिकल्स ज्यादा है, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा दे रहे होंगे। इस वजह से नॉर्मल की तरफ भी बेंड हो गई, और उसके साइड बाय साइड जो लाइट है हमारी उसकी स्पीड भी स्लो हो जाती है। लेकिन वहीं हम बात करें अगर डेंसर से रेयरर जा रही हो, तो अगर डेंसर से रेयरर, तो सबसे पहले आप क्या करना ना, एक 90 डिग्री का नॉर्मल बना देना ताकि चीजें आपको और ज्यादा क्लियर हो। और फिर एक लाइट को पास कराना स्ट्रेट लाइन इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन पास कराना। अब आप देखो, अब आप देख रहे हो लाइट ऑलरेडी घने मीडियम से आ रही है, ऐसे मीडियम से आ रही है जहां घनापन ज्यादा है, और हल्के में जा रही है। तो हल्के में सीधी जानी चाहिए इस तरीके से, ऐसे सीधी जानी चाहिए, पर ये सीधी तो जाएगी ही नहीं कभी। ये क्या होगी, बिकॉज डेंसर से रेयरर जा रही है, हल्के में जा रही है, तो ये नॉर्मल की तरफ अपोजिट केस में आई थी, इसमें नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। इसे जाना ऐसा चाहिए था, पर मान लो ये ऐसे बेंड हो जाएगी इस तरफ, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसे जानी चाहिए थी, ये हमारा नॉर्मल का एंगल बनता, और ये उससे दूर भाग जाएगी, बड़ा एंगल बनाएगी। इस केस में ऐसे जानी चाहिए थी, बड़ा एंगल बनना चाहिए था, लेकिन छोटा एंगल बना। ये दो केस होते हैं। अब इन दो केस को आपके ऊपर है, आप कैसे याद करते हो, अपने आप को तरीका बनाते हो कैसे याद करने का। तो मुझे उम्मीद है आप ये इस लॉजिक से समझो कि घने में जा रही है तो ज्यादा पार्टिकल से स्पीड भी कम होगी और बेंड भी नॉर्मल की तरफ ज्यादा हो जाएगी, और दूसरे में नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी। अब इसी केस को जो मैंने समझाया आपको, इसी केस को मैं आपको क्लियर कराता हूं, जो हमारे हम केस पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम थोड़े बहुत एंगल भी समझ लेते हैं। अब एंगल में यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें जाननी, जैसे मान लो ये हमारा एक मीडियम समझा रहा है, ये मान लो एयर है, और ये हमारा मान लो कोई लिक्विड या फिर ग्लास है। अब आपको पता है एयर जो है उसमें पार्टिकल सबसे कम होते हैं, यानी कि रेयरर मीडियम है, और लिक्विड और गैस सॉलिड है उनमें पार्टिकल ज्यादा होते हैं, यानी कि डेंसर मीडियम है। तो मान लो इस तरीके से लाइट है, ये इसको हम नॉर्मल कहते हैं, ध्यान रखना। और अब ध्यान से सुनना है यहाँ पे कुछ दो चार बातें। जो लाइट सबसे पहले इस तरीके से फॉल करने जाती है, यहाँ पे ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, तो नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल, और जो लाइन है इसे हम इंसिडेंट रे ही कहते हैं, जैसे हम रिफ्लेक्शन में कहते थे, रिफ्लेक्शन में ये भी इंसिडेंट रे ही है। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल आई ही कहा जाता है, ये बात का भी ध्यान रखना। अब मान लो हमें पता है कि ये ऐसे जानी चाहिए थी, इस तरीके से जानी चाहिए थी, लेकिन हमें पता है ये डेंसर में जा रही है, घने में जा रही है, तो नॉर्मल की तरफ थोड़ा बेंड हो जाएगी। तो उस केस में ये एंगल बनना चाहिए था, और ये एंगल जो होता है एंगल आर, लगभग ये बराबर होता है, जितना एंगल आई होता उतना ही एंगल आर होता। लेकिन एक्चुअल में तो ये हुआ नहीं ना। तो इसका मतलब हम ये तो समझ रहे हैं हम कि एंगल आई एंगल आर इस केस में तो बराबर नहीं होने वाले। क्यों? बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस ऑफ मीडियम, अलग अलग मीडियम है इस वजह से, है ना। तो अब इसमें क्या हो रहा है, हमें पता है वो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ ज्यादा बेंड करेगी, तो एंगल ये बनेगा, इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ, अब ध्यान रखना इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज ना हो जाना, इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन का एंगल है, ना कि ये रिफ्लेक्शन का एंगल है, ये रिफ्रैक्शन का एंगल है, ना कि ये रिफ्लेक्शन का है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आप मुझे बताओ एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर है? आप बोलोगे नहीं भैया, एंगल आई एंगल आर के बराबर जब होता है जब वो उसी डायरेक्शन में भागता है। इसका मतलब एंगल आर तो थोड़ा छोटा है, तो एंगल आई बड़ा बनता है इस केस में। अब बताओ ये कोई समझने की, इसमें याद करने की तो कोई चीज है नहीं, बेसिक से हमें ऑब्वियसली समझ में आ रही होंगी चीजें, क्लियर है, ठीक है ना। चलो
इसके बाद अगर हम बात करें, अब मान लो यहाँ पर आप 2-3 चीजें पढ़ रहे हो और ये सारी चीजें अब हमें थ्योरी में अब हम इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आज सबसे पहले आप ध्यान से देखो, हम इस बात को पढ़ना शुरू करते हैं एग्जाम्पल से। ये देखो, अब ये एयर है, यानी कि ये हमारा हल्का और ये हमारा घना। तो घना है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, देखो ऐसे जानी चाहिए थी पर बेंड हो गई थोड़ा नॉर्मल की तरफ, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, ये इंसिडेंट रे कहलाती है, ये नॉर्मल कहलाता है, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है जो एक्चुअल में हुआ। होना क्या चाहिए था वो बात अलग है, जो हुआ। तो देखो इसने बोला भी है कि लाइट बेंड हो गई है, स्ट्रेट नहीं जा रही। स्ट्रेट नहीं जा रही ना, देखो बेंड हो गई कि नहीं हो गई, घने में बेंड हो जाती है और जब हल्के में जाती है तो दूर भाग जाती है नॉर्मल से, ठीक है ना। चलो, बाकी ये जो इंसिडेंट मीडियम है इसके बारे में कहता है कि इंसिडेंट मीडियम एयर था, मतलब जहां पर सबसे पहले लाइट थी, और फिर उसके बाद सेकंड मीडियम हमारा आया यहाँ पर ग्लास, और फिर उसके बाद कहता है बाउंड्री का जो सरफेस है, देखो सबको नाम दे रखा पीओ क्यू, ये हमारा सरफेस था जिसपे लाइट एक्चुअल में फॉल करी है। इंसिडेंट रे आपको दिख गई है, इंसिडेंट रे का नाम दे रखा है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये ओ पॉइंट है जहां पर ये चीजें हुई। नॉर्मल देखो ये पूरा बना रखा है, ओ एन ऐसे बना रखा है, फिर नीचे ही बना रखा है ओ एन डैश। इसके बाद आपको कहता है रिफ्रैक्टिंग रे को हमने ओ भी नाम दे दिया, जो एक्चुअल में रिफ्रैक्ट कर रही है, जाने कैसे चाहिए थे, दैट इज अ डिफरेंट एंगल। फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात कर दी यहाँ पर कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात कर दी, जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल बन रहा है, बस और कुछ नहीं, इन सब बातों को एक्सप्लेन करा है। और आपको बोलता है कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में एक फर्क है, रिफ्लेक्शन में एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता था। देखो ये होता था ना, क्या होता था, यहाँ नॉर्मल बनाते थे, ये एंगल हमेशा इस वाले एंगल के बराबर होता था। लेकिन कहता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में यूजुअली एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर नहीं होते, वो मैं आपको समझा चुका हूँ क्यों नहीं होते, क्लियर है। अब हम करते हैं कि लाइट जो है ना वो बेंड क्यों होती है। कहता है इट्स ऑल अबाउट स्पीड, स्पीड की वजह से। अब मैं आपको समझा चुका हूँ ये बात। रेयरर मतलब एयर है, हवा, कम पार्टिकल्स है ना, कम पार्टिकल्स है। और मैं कहूंगा कि इस चैप्टर से पहले ह्यूमन आई भी पढ़ सकते हो या फिर इसके बाद भी ह्यूमन आई पढ़ सकते हो, पर जब भी आप दोनों चैप्टर को में से किसी को पहले पढ़ लोगे ना तो दूसरा बड़ा रिलेटेबल लगेगा। और दूसरे में मान लो ज्यादा पार्टिकल्स है, ज्यादा पार्टिकल्स है, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स है, मतलब डेंसर है, तो आप खुद सोचो यहाँ डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है ना, तो बेंड होने का चांसेस ज्यादा है, ठीक है ना। आपको याद होगा अगर कोई मेरी इस वीडियो से पहले ह्यूमन आई पढ़ चुका है तो हम पढ़ते थे कि जैसे ही एनवायरनमेंट में है हम लोग आती है, हमारी सनलाइट आती है, तो उसमें सबसे 7 कलर का जो है कॉम्बिनेशन होता है, स्पेक्ट्रम जिसे हम कहते हैं। जो वॉयलेट कलर होता था उसका वेवलेंथ सबसे कम होता था, और उसका वेवलेंथ सबसे कम होता था, तो जो भी पार्टिकल्स होते थे ना, डस्ट पार्टिकल्स या कोई भी एयर के पार्टिकल्स, जैसे ही वो उनसे टकराता था तो उन पार्टिकल्स से वो थोड़ा सा बेंड हो जाता था। और बेंड सबसे ज्यादा वही होते थे वॉयलेट कलर, रेड वाला कलर नहीं होता था वॉयलेट। क्यों रेड वाला कलर वॉयलेट क्यों नहीं होता था, इसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि उसका जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होता था, वो सीधा क्रॉस कर जाता था, उसको इतने छोटे मोटे पार्टिकल से टकराना या स्कैटरिंग होना वो उसको समझ नहीं आता था, मतलब वो आप ऐसा समझ लो वो स्कैटर नहीं होता था। अब यही सेम सीन है यहाँ पे भी, जब लाइट आ रही है तो यार ऑब्वियसली बहुत सारे पार्टिकल्स है, कुछ तो स्कैटर होगा तो बेंड हो सकती है, और स्पीड पे भी फर्क पड़ता है, स्पीड स्लो हो जाएगी जो बेंड हो जाएगा, है कि नहीं। तो डिस्ट्रैक्शन है एक तरीके से। लाइट ट्रेवल करती है अलग अलग स्पीड पे अलग अलग मटेरियल में, मतलब एयर है तो उसमें अलग अलग ट्रेवल करेगी, ग्लास है अलग ट्रेवल, क्यों, क्योंकि यार एयर में पार्टिकल्स कम है, यहाँ पार्टिकल्स ज्यादा है, तो इसीलिए उसको डिस्ट्रैक्शन मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल लाइट कहता है एयर में ज्यादा फास्टर ट्रेवल करती है ग्लास ऑफ वाटर से, तो जब लाइट जो है ना एक फास्टर मीडियम से स्लो में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ, अब ये मैं समझा चुका हूँ, एयर से डेंसर हल्के से घने में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, लेकिन अगर वो ऑलरेडी घने में है और फिर हल्के में जा रही है तो नॉर्मल से दूर भाग जाएगी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहता है हाउ डज लाइट ट्रेवल इन डिफरेंट मीडियम, कहता है अलग अलग जो लाइट है वो अलग अलग मीडियम में कैसे ट्रेवल करती है। तो कहता है अ मीडियम वेयर लाइट ट्रेवल फास्टर, एग्जांपल एयर एंड वैक्यूम। ध्यान रखना ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जिसमें लाइट फास्ट ट्रेवल करती है दैट इज एयर या फिर वैक्यूम, क्योंकि वहां पे बाधाएं कम है, रेजिस्टेंस कम है। ऐसा क्यों, क्योंकि उनके जो एटम्स है इलेक्ट्रॉन्स है जनरली ज्यादातर फैले हुए हैं, तो वो एक दूसरे से कम इंटरेक्ट करते हैं, स्पेस ही बहुत है उनके बीच में, बहुत एक दो चार तो वो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स है, तो वो ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आपको बोलता है कि जब लाइट है तो उसको फ्यूअर एब्स्टिकल्स या फिर बहुत ही ज्यादा इंटरेक्शंस कम मिलते हैं उसको, तो इसीलिए वो फास्ट ट्रेवल करती है। लेकिन वही घना मीडियम हो तो बाधाएं ज्यादा है, ज्यादा पैक्ड है वो मीडियम, जैसे ग्लास मान लो, वाटर मान लो, ज्यादा घना है तो ज्यादा उसको बाधाएं मिल सकती हैं, तो इस चक्कर में लाइट जो है ना वो स्लोअर ट्रेवल करती है उस केस में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आपको कहता है रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। अब रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। मैं जो आपको वो 5 मिनट लिया ना तो वो इसीलिए लिया ताकि ये चीजें अब आपको बहुत आराम से समझ में आ रही होंगी। पहला रूल कहता है कि अगर मान लो रेयरर मीडियम से डेंसर में गया, तो हम पढ़ चुके हैं
रेयर से डेंसर। देखो मैं ये चीज लिखवा चुका हूँ, अगर आप ध्यान से इस पार्ट को अगर नहीं समझ में दोबारा देख लेना। देखो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि रेयर से डेंसर में जाता है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है। बस इतना, इसको फिर से समझ लो कि अगर मान लो हल्के से घने में गए, डेंसर मतलब घना, हल्के से घने में गए तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेंगे, और घने से ऑलरेडी हल्के में गए तो हम ऑलरेडी एक तरीके से इसके ज्यादा क्लोज है नॉर्मल के, तो नॉर्मल से दूर भागेंगे अब, कि अब तो हम आजाद हैं, समझ रहे हो, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम ऑलरेडी ये बात पढ़ चुके हैं, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और ये भी हम समझ चुके हैं कि एंगल आई ज्यादा बड़ा होगा और एंगल आर छोटा होगा, ठीक है ना। वहीं दूसरा है कि अगर घने से हल्के में गया तो नॉर्मल से दूर भाग जाएगा, और उस केस में आर ज्यादा होगा, आई छोटा होगा, क्योंकि उस हिसाब से तो रिफ्लेक्शन ऐसा होना चाहिए था, रिफ्रैक्शन। तो एंगल आई एंगल आर से बड़ा बराबर जब होता, जब इतने पे होता, लेकिन एंगल आई तो छोटा नजर आ रहा है, एंगल आर तो बड़ा नजर आ रहा है, तो इस केस में ये होता है, ठीक है ना। लेकिन एक और केस है, रूल नंबर 3, कहता है अगर एक लाइट रे में एंटर ही करे नॉर्मल पे, अगर मान लो नॉर्मल पे एंटर कर जाए, जैसे रिफ्लेक्शन हम पढ़ते थे, जैसे मान लो ये एक मीडियम है, इस मीडियम में एक लाइट आई पर नॉर्मल पे, मतलब लाइट जो है ना वो यहाँ नहीं आ रही है, यानी कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे, ये हमारी इंसिडेंट रे और नॉर्मल भी 90 डिग्री पे बनता है सरफेस पे, ये दोनों ही 90 डिग्री है। इसका मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 0 बनेगा। क्यों? क्योंकि जो एंगल ऑफ जो इंसिडेंट रे है और जो फिर उसके बाद नॉर्मल है वो दोनों एक के ऊपर एक है, तो उनके बीच में 0 डिग्री एंगल होगा। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये कैसे, क्या वो बेंड करेगी नॉर्मल के इधर उधर? नहीं, उस केस में सीधा ही ट्रेवल करेगी, ये बात ध्यान रखना, सीधा ही ट्रेवल करेगी और इसी से सीधा ही बाहर निकल जाएगी, अगर मान लो वापस से ग्लास से एयर में गई तो। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो एक रिफ्रैक्शन दिखा रहा है लाइट का थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये चीज हमें बहुत अच्छे से समझनी है। पहले मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझा दूंगा आपको, फिर हम इस चीज को आराम से समझ लेंगे। तो पहले आप देखो, इसको हम पहले अलग से खुद से समझते हैं, तो ध्यान से देखना। ये हमारा एक ग्लास स्लैब है, हम इसमें लाइट पास कराते हैं सबसे पहले। हाँ, तो ये हमारी लाइट है जो इस पर्टिकुलर सरफेस पे ऐसे पास करेगी। अब हमें पता है कि ये जो ग्लास है, ग्लास का स्लैब है, ये पूरा ग्लास का स्लैब है, तो ऊपर तो एयर है और यहाँ ग्लास है, और उसके बाद वापस से एयर आ जाएगी। अगर लाइट, जायज बात है, ग्लास से एयर से ग्लास में जाएगी, ग्लास से वापस एयर चली जाएगी, तो एयर में अभी, और यहाँ पे नॉर्मल बनाते हैं, तो हमें पता है ये हमारा नॉर्मल बन जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है ना। और थोड़ा सा गलत बन गया बट ठीक है, समझ रहे हैं 90 डिग्री है, ये हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, ये 90 डिग्री है, दिस इज नॉर्मल, ठीक है ना, एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, अब हमें पता है हल्के से घने में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, तो नॉर्मल की तरफ। अच्छा, अगर ये लाइट सीधा जाती तो ये ऐसे जाती, इस डायरेक्शन में जाती, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी लाइट जो है ना वो हल्की सी नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है, इस तरीके से यहाँ तक, ऐसे थोड़ा सा और बेंड करा लेते हैं, नॉर्मल को बड़ा कर लेंगे थोड़ा सा और, ताकि हम अच्छे से समझ पाए। तो अब हुआ क्या है, हमारी जो लाइट है ना वो थोड़ी सी बेंड हो गई है ना, जिस वजह से अगर हम नॉर्मल थोड़ा और बड़ा करें, नॉर्मल को और बड़ा करें इस तरीके से, जिस वजह से हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो ये बना, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, और हमें दिख रहा है इस फर्स्ट केस में जो एंगल आई है वो बड़ा है एंगल आर से, और ये हमारी इंसिडेंट रे है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ अभी, और ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। अब रिफ्रैक्टेड रे फिर यहाँ पर फिर यहाँ टकरा रही है, अब यहाँ से ये ऑलरेडी अब ग्लास में, ग्लास से अब एयर में जा रही है, तो ग्लास से एयर में जा रही है तो फिर नॉर्मल बनाओ भाई, नॉर्मल बना दिया जी। अब फिर जब आप नॉर्मल बनाओगे तो आपने ये चीज पढ़ी है कि जो हमारी लाइट है वो जब ग्लास से, मतलब डेंस घने से वापस हल्के में जाए तो अब वो नॉर्मल से दूर भाग जाती है, तो इसे जाना तो ऐसा चाहिए था, लेकिन अब ये ना कैसे जाएगी, ध्यान देखना, ये जाएगी इस तरीके से, मतलब ये नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। कैसे जाना चाहिए था, इसे जाना चाहिए था इस तरीके से, सीधा निकल जाना चाहिए था जब ये बेंड हुई थी तो, लेकिन क्योंकि ये फिर नॉर्मल से दूसरी तरफ बेंड हो गई तो फिर जाना पड़ेगा। अब इस केस में यहाँ पर अपना ये एक नया वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस बना होगा, और एक ये जो है हमारा नया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मत बोलना इसे एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं। ये जो एंगल, ये तो बनना चाहिए था स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग, बट ये बन नहीं रहा, ध्यान रखना, बन तो ये रहा, ये इस एंगल को हम एंगल ऑफ इमर्जेंस कहेंगे, इसको देख लेते हैं, ठीक है, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस कहा जाएगा। ये फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सेकंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये दोनों एक तरीके से समझ लो, ये दोनों एंगल सेम, और ये दोनों एंगल सेम ही होंगे अगर आप ध्यान से देखो तो, जितना ये है ऑब्वियस सी बात है उतना इसी पार्टिकल्स में ही होगा, ये दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाते हैं। इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो 4 एंगल है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, लेकिन पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और सेम वही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसमें भी यूज हो रहा है, और फिर चौथा एंगल जो एक नया एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंट।
इमरजेंस, ठीक है ना, जिसे हम इमरजेंट रे भी कहते हैं। और ये जो चौथी लाइन है हमारी, जो चौथी हमारी लाइट है, ये जो लाइन है ये वाली, इस लाइट को या इस लाइट की रे को, इस लाइट की रे को हम कहते हैं इमरजेंट रे, ठीक है ना, इमरजेंट रे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो इसके बाद ये हमने समझा ग्लास प्रिज्म के थ्रू क्या होता है। और लास्ट हमने एक चीज ऑब्जर्व करी, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर पूरी अच्छी खासी बात की जाएगी। स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है, और जब नई लाइन जो एक्चुअल में हुआ कि पहले गई, फिर नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, फिर नॉर्मल से अवे बेंड हुई, एट लास्ट इन दोनों के बीच में एक जो गैप है ना, वो ऐसा ही लग रहा है कि ये दोनों लाइन पैरेलली स्ट्रेट ही जा रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि ये लाइट कोई बहुत दूर जा रही है और ये लाइट कुछ अलग डायरेक्शन में, दोनों ऐसा लग रहा है बिल्कुल पैरेलल जा रही है। इस चीज को हमें आगे जाके समझना है उस थ्योरी के अंदर। अब मैं आपको समझाता हूँ, देखो क्या हुआ। एक बीम ऑफ लाइट थी, इंसिडेंट रे थी, हिट करी रेक्टेंगुलर सरफेस को, एंगल ऑफ इंसिडेंस रेयर से डेंसर में गया, नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ, अनइवन अराइवल था तो स्लो डाउन हो गई, मतलब स्पीड स्लो हो गई क्योंकि डेंसर में गया। इफेक्ट क्या आया, बेंड हो गई, टर्न हो गई नॉर्मल की तरफ, जो हमने यहाँ पर देखा। इसके बाद ये भी देखो दिखा रखा है कि ऐसे आएगी अगर कोई लाइट तो इस तरीके से बेंड हो जाएगी और फिर नॉर्मल वापस बेंड अवे हो जाएगी। अब हुआ क्या सेकंड स्टेप में, जब उसके वो अंदर है तो वो लाइट उस सरफेस के कॉर्नर तक जाएगी, स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करेगी अब वो, ठीक है ना, लेकिन उसकी स्पीड जो है वो कम हो चुकी है पहले से। अब जैसे वो सेकंड सरफेस पे जा रही है तो वो फिर से रिफ्रैक्शन करेगी, जैसे वो सेकंड सरफेस के बाद थर्ड सरफेस पे रिफ्रैक्ट करेगी, और थर्ड सरफेस पे जब वो वापस फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, थर्ड मतलब वापस से फर्स्ट और थर्ड तो दोनों एयर ही है, जैसे वो थर्ड पे जाती है तो वो बेंड अवे हो जाती है। और जो तीसरी लाइन हमारी कहलाती है वो इमरजेंट रे कहलाती है। पहले वाली इंसिडेंट, दूसरे वाली रिफ्रैक्टेड रे, और तीसरी वाली इमरजेंट रे। पहले वाले का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरे वाले का एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और तीसरा भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों सेम ही होते हैं। और चौथा कहलाता है एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है ना। उसके बाद आपको कहता है तीसरा एंगल इमरजेंस कहलाता है, जो नॉर्मल और लास्ट की इमरजेंट रे के बीच में बनता है। अच्छा, लाइट जो है बेंड अवे क्यों हुई, तो बेंड अवे इसलिए हुआ भाई वो डेंसर में है, ठीक है ना, ध्यान समझना, वो डेंसर में है। अब डेंसर से वापस रेयरर में जा रही है, तो डेंसर से रेयरर में जा रही है तो स्पीड बढ़ेगी ना, क्योंकि फिर से जो पार्टिकल्स है वो कम मिलेंगे, तो स्पीड बढ़ेगी तो वो नॉर्मल से दूर भागेगी, ठीक है ना। बस इसी बात को लिखा हुआ है। अब कहता है यहाँ से आउटकम्स क्या निकले, कहता है जो आपने इंसिडेंट रे देखी और इमरजेंट रे देखी ना, हमेशा पैरेलल होती है। कैसे, ये आपकी शुरुआत की इंसिडेंट रे थी अगर ये ऐसे जाती तो, और ये आपकी जो अभी इमरजेंट निकली, कह रहा है ये दोनों पैरेलल है, ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और क्या कहता है इसके साथ साथ, कहता है जब लाइट एंटर करी थी ना स्लैब में तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, और फिर उसके बाद वो जब एग्जिट हुई तो फिर नॉर्मल से दूर बेंड हुई। तो कहता है ये दोनों सरफेस जो थे ना ये पैरेलल है, जो अमाउंट ऑफ बेंडिंग हुई है इनवर्ड और अमाउंट ऑफ बेंडिंग जो हुई है आउटवर्ड, वो दोनों बराबर है। मतलब इस चीज को समझेंगे, बहुत अच्छी चीज है। सो जो रे है वो रिटर्न करती है टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन बट साइड इज शिफ्टेड पोजिशन, दैट इज वाई इमरजेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे, और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस ये बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर इसके बाद ये लास्ट का जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है इसको समझेंगे, लेकिन पहले ये चीज समझो यहाँ क्या समझाना चाह रहा है। कह रहा है कि ये जो एंगल था, मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो ये एंगल 30 डिग्री था, ठीक है। फिर हुआ क्या, अब इसे यहाँ पे ऐसे ही 30 डिग्री से जाना चाहिए था पर नहीं गया, मान लो 5 डिग्री बेंट हुआ तो आप कहोगे 25 डिग्री है। मैंने कहा ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा, ये बाहर एयर है और उसके बाद भी तो एयर ही है, दोनों सरफेस सेम है, यानी कि जितना इसके अंदर बेंड हुई है तो बाहर जाने के लिए भी उतना ही सपोर्ट मिलना चाहिए बेंड अवे होने के लिए, ठीक है। ये बात अगर समझ पा रहे हो तो, नहीं तो मान लो ये 30 था अब ये 25 हुआ, अब 25 25 25 25 यहाँ जा रहा है तो ये भी कितना होगा, ये भी 25 डिग्री होगा। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये जैसा ये वैसा ये। और जब ये बेंड अवे होगा तो ये 25 से ही बेंड अवे होना चाहिए था, लेकिन ये थोड़े से ज्यादा से बेंड अवे हो रहा है ना, तो थोड़ा ज्यादा जो है बेंड होगा। इसका मतलब कितना बेंड अवे होगा, कह रहा है जितना उस टाइम पर नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ था, कम नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ था, उतना ही अब ये नॉर्मल से दूर उतना ही ज्यादा बेंड हो जाएगा। मतलब यहाँ 30 होना चाहिए था, 25 हुआ, 5 कम हुआ, तो जब दूर भी जाएगा तो 5 कम नहीं 5 ज्यादा जाएगा, तो 25 होना चाहिए था तो वो हो जाएगा पूरा का पूरा 5 ज्यादा 30 हो जाएगा। जिस वजह से हम ये कहेंगे कि जो स्टार्टिंग में एंगल ऑफ इंसिडेंस था वही एंगल रिफ्रैक्शन बराबर निकला, और इसी मदद से ये दोनों आपको पैरेलल नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये लाइन भी 30 डिग्री का इंसिडेंस दिखा रही थी और ये लाइट भी जो निकल रही है नॉर्मल के अकॉर्डिंग, क्योंकि नॉर्मल तो दोनों 90 है, यहाँ भी 90 है, तो ये दिखा रही है कि लाइट है तो नहीं एक दूसरे की जगह पे, ये यहाँ नहीं घूम रही,
लेकिन ये चलेगी ऐसे कि ये ऐसी ही लाइट है और मतलब ऐसी ही लाइट की रे और बस पैरेलल है। ये चीज इसमें बहुत अच्छी है। एक बार अच्छे से मैं इसको यहाँ पर भी क्लियर कराता हूँ। देखो क्या हुआ, यहाँ से लाइट आई और ये यहाँ चली जाएगी, तो नॉर्मल की वजह से जो एंगल है हम थोड़ा बेंड कर जाएगी। जितना ये बेंड करी है, जब ये दूर जाएगी तो ये उतना ही उल्टा वापस बेंड करेगी ताकि ये दोनों पैरेलल नजर आए हमें। और यही दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बिल्कुल स्टार्टिंग में था और वापस में जो एंगल ऑफ इमरजेंस बनेगा लास्ट का, वो दोनों बराबर ही होंगे। बस फर्क इतना होगा कि ये उसकी जगह नहीं होगी, ये थोड़ा सा उसके बगल में पैरेलली चलती रहेगी। तो मुझे उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। फिर भी कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना, दोबारा देख लेंगे इस चीज को। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, दैट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। वो आपको समझाना चाह रहा है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। तो ये जो आप डिफरेंस देख रहे हो ना, इसी को लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और देखो यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है ओरिजिनली ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन अब देखो ये जो एंगल है ना, ये और ये जो एंगल है, ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि जितना यहाँ बेंड हुआ नॉर्मल की तरफ और जितना यहाँ पर ध्यान से देखना, जितना जाना चाहिए था सीधा, जितना बेंड अवे हुआ, वो दोनों ही बराबर है। मान लो ये 5 डिग्री तो ये 5 डिग्री, यानी कि जब पहले कम हुआ और जब वापस बाद में ज्यादा हुआ तो वो दोनों का डिफरेंस बराबर हो गया। इसका मतलब जो ये एंगल का डिफरेंस था और ये एंगल का डिफरेंस था वो सेम हो जाएगा वापस से, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या कहता है, कहता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज द साइडवेज शिफ्ट ऑफ अ लाइट रे व्हेन इट पासेस थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो ये जो है ना, जो साइड शिफ्ट हुई है उसी को हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कहता है भले ही जो इमरजेंट रे है वो पैरेलल हो इंसिडेंट रे के, लेकिन वो फिर भी जो है ना वो सेम लाइन नहीं होती है, क्योंकि वो थोड़ी सी डिस्प्लेस हो गई है। वो सेम लाइन नहीं है, वो थोड़ी सी डिस्प्लेस हो गई है, इसी बात का एक्सप्लेन किया हुआ है। और जो इनके बीच में परपेंडिकुलरली, मतलब जो इनके बीच में ऐसे स्ट्रेट लाइन वाला 90 डिग्री वाला जो डिफरेंस होता है, वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अच्छा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस चीज से अफेक्ट हो सकते हैं, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम हो या ज्यादा हो। तो कह रहा है, अब देखो जैसे मान लो अगर मैं बात करूं, ये हमारा स्लैब है, लाइट ऐसे जा रही है और मैं कह रहा हूँ ये जो है ना बहुत ज्यादा थिक था, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स थे। तो आप कहोगे भैया इसका मतलब ना ये बहुत ही ज्यादा बेंड होगा, बहुत ही ज्यादा बेंड होगा, ऐसे जाना चाहिए था, बहुत ज्यादा बेंड होगा। और बहुत ज्यादा बेंड होगा तो ऐसा समझ लो कि जब वो दूर भी भागेगा तो बहुत ज्यादा दूर भागेगा। तो अगर थिकनेस हुई ज्यादा तो बेंडिंग अवे या फिर जो बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल है वो ज्यादा होगा। मतलब अगर एक ग्लास स्लैब ज्यादा थिक हुआ है तो इसका मतलब जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो हमें ज्यादा देखने को मिल सकता है। या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा शिफ्ट हो, तो मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस भी मान लो इस तरीके से हो, जैसे मान लो एक हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा आ रहा हो और एक एंगल ऑफ इंसिडेंस भी ऐसा आ रहा हो, तो ज्यादा शिफ्ट होता हुआ आ रहा हो। या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब घनापन जो है जितना ज्यादा होगा उस पर्टिकुलर, मतलब जितना ज्यादा पार्टिकल, जितना वो जो ग्लास है या फिर जो भी मटेरियल है जिसपे हम ये चीज कर रहे हैं वो जितना ज्यादा डेंस होगा, जितना ज्यादा घना होगा, तो इसका मतलब वहां रिफ्रैक्शन या फिर जो साइड वे शिफ्ट है उतना ज्यादा ही हमें दिखाई देगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, अगर कहता है कि अगर लाइट परपेंडिकुलर एंटर करती तो हमें पता है परपेंडिकुलर एंटर करेगी तो कोई शिफ्ट नहीं होगा, कोई नॉर्मल की तरफ बेंड नहीं होगा, सीधी आएगी सीधी जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। कहता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो आप देखो बड़े ध्यान से, जब भी आप कभी ऐसे मान लो पानी का ग्लास हो, है ना, और उस ग्लास में आप देखो अपना कभी पेंसिल रखो, तो पेंसिल आप देखो किस तरीके से ऐसा लग रहा है कि नीचे ना टेढ़ी सी लग रही है और ऊपर ऐसा लग रहा है टूटी हुई लग रही है। ये डंडी देखो स्टिक, ऐसा लग रहा है टूटी हुई लग रही है ना। तो बोलता है जब आप पेंसिल या स्टिक को वाटर में एक एंगल पे डालते हो तो ऐसा लगता है कि या तो वो बेंड हो रखी है थोड़ी सी या टूटी, लेकिन वो सीधी होती है जैसे ही वो पानी में जाता है। तो ऐसा क्यों, देखो बाहर तो हवा में है और अंदर पानी में है, तो वो बिकॉज ऑफ दैट रिफ्रैक्शन की वजह से वो बेंड हुई हुई हमें नजर आ रही है, ठीक है ना। एक्चुअल में होनी तो क्या रहा, हो क्या रहा है, तो उस होने वाले पार्ट को समझाता है। तो जैसे मान लो एक्चुअल में ये ऐसी है, अब बिकॉज ऑफ लाइट इसकी रिफ्रैक्शन आपकी आंखों में जाएगी, तो आपकी आंखों में ये दिख ऐसे रही है यहाँ पे। अब ये ऐसे क्यों दिख रही है ना, इस चीज को समझते हैं, मैं समझाता हूँ इस चीज को। जब भी हम कभी भी एक ग्लास में पेंसिल को या कोई पानी में जब भी हम किसी स्टिक को या पेंसिल को देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि वो ऐसा लगता है कि थोड़ी सी बेंड हो रखी है, टूटी हुई है या फिर थोड़ी सी बेंड हुई पड़ी है, बट एक्चुअल में वो स्ट्रेट होती है। तो ऐसा हमें क्यों नजर आता है, बस उस चीज को हमें समझना है, दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता क्या है, जैसे मान लो एक हमारा सरफेस है, अब इस सरफेस की अगर हम बात करूं तो बड़े ध्यान समझना, तो हो क्या रहा है, यहाँ पे मान लो इतने लेवल पे पानी है, ठीक है ना। तो इतने लेवल पे पानी और हमने ऐसे पेंसिल रख रखी है, तो पेंसिल तो ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल स्ट्रेट होगी। लेकिन अब आप समझो ये हमारा वाटर है और ऊपर हमारी धीरे धीरे एयर है और यहाँ पर हमारी आंखें हैं जिनसे हम उसे नोटिस कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, हम यहाँ से ऐसे, यहाँ से मान लो इस पोर्शन को हम देख रहे हैं, बड़े ध्यान समझना, तो इस पोर्शन को जब हम देख रहे हैं
तो यहाँ से अमाउंट ऑफ लाइट, ऐसा समझ लो इस तरीके से, अमाउंट ऑफ लाइट जो है ना, जैसे हम देख रहे हैं उसे, इसका मतलब उसका हमें नजर आ रही है वो चीज, तो वो जो रिफ्रैक्शन जा रहा है, तो ध्यान से समझना अब इस चीज को, रिफ्रैक्शन कैसे जाएगा। तो आपको पता है कि जब भी आप वाटर यानी कि डेंसर से रेयरर में जाते हो, तो आपको पता है पार्टिकल्स जो है ना वो डेंसर से रेयरर में जाते हैं तो नॉर्मल से बेंड अवे होते हैं। यानी कि यहाँ से मान लो एक लाइट सीधी ट्रेवल कर रही है इस तरीके से, मान लो इस तरीके से सीधी ऐसे ट्रेवल कर रही है, ठीक है ना, तो ये नॉर्मल होगा, तो इसे जाना ऐसे चाहिए था, ठीक है ना, जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल से बेंड अवे होगी, बेंड अवे होगी, ये जाना ऐसे चाहिए था लेकिन ये बेंड अवे होगी, तो ये किस तरीके से जाएगी, नॉर्मल से बेंड अवे हुई, तो ये मतलब ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर भागी है, तो नॉर्मल से जब दूर भागेगी तो हमारी आंखों में यहाँ पर, हमारी आंखों में यहाँ पर से लाइट आ रही है, और हमारी आंखें क्या ऑब्जर्व कर रही है, यहाँ से मतलब सीधा 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 मतलब यहाँ, यानी कि ये पेंसिल हमें ऐसे उल्टी टेढ़ी हुई नजर आएगी बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ध्यान से देखो इस चीज को, इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक्चुअल में एक पेंसिल पड़ी है, ये पेंसिल है, इस पेंसिल का हमारी आंखों पे जो लाइट जा रहा है वो ऐसे स्ट्रेट जा रहा है, लेकिन जैसे वो नॉर्मल से टकराएगा वो बेंड अवे हो जाएगा, तो नॉर्मल से जैसे ही टकराया तो वो बेंड, तो नॉर्मल से जैसे ही टकराया, अब नॉर्मल ये है, जाना इस लाइट को कैसे चाहिए था, ध्यान देखना, इस लाइट को इस तरीके से और ऊपर जाना चाहिए था, इस लाइट को यहाँ नॉर्मल के अकॉर्डिंग और ऊपर जाना चाहिए था, बट ये बेंड होके हमारी आंखों में जिस डायरेक्शन में गया, तो हमारी आंखें थोड़ी ना से ये सोचेगी कि ये बेंड होके आ रहा है, कुछ आ रहा है, हमारी आंखें तो इसे सीधा ऑब्जर्व करेगी बिल्कुल स्ट्रेट, तो हमारी आंखें जब इसे सीधा ऑब्जर्व करेगी तो हमें ये टेढ़ा नजर आएगा, उल्टा बेंड हुआ हुआ, दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, हमें कोई चीजें जो है थोड़ी सी बेंड हुई पड़ी अलग अलग मीडियम की वजह से नजर आती है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आप ये चीज को समझ गए होगे कैसे हमें कोई भी चीज बेंड हुई नजर आती है। तो कहता है जो स्टिक का एबव पार्ट था, ठीक है ना, ये ऊपर वाला पार्ट, ये लाइट भेज रहा है, ठीक है ना, ये लाइट भेज रहा है हमारी आंखों में, ठीक है ना, तो इस वाले पार्ट को अगर आप देखोगे स्टिक के इस वाले पार्ट को, तो यहाँ तो कोई बेंडिंग नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये तो ऑलरेडी अलग अलग मीडियम में है नहीं, ये तो ऑलरेडी एयर में है, ठीक है ना, लेकिन जो पानी के अंदर का पार्ट है वहां से जब हमारी आंखों में रोशनी जा रही है, तो हम जब उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लाइट जो है ना वो बेंड अवे हो रही है, और इस वजह से हमें वो टेढ़ा नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो जैसे ही वो लाइट है पानी से बाहर आती है तो वो नॉर्मल से दूर भाग जाती है, और ब्रेन अज्यूम करता है कि लाइट तो स्ट्रेट आ रही है, तो स्ट्रेट हमारा दिमाग सोचता है कि वो यहाँ से आ रही है, इसका मतलब बेंड हुई हमें नजर आ रही होती है। तो जो है ना बेंड अवे जो वाला सिचुएशन होता है, सो द बेंट लाइट फ्रॉम द अंडर वाटर पार्ट रीचेज योर आईज, और आपका ब्रेन उसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेस करता है और आपको रॉन्ग पोजीशन नजर आती है, ठीक है ना। सेम यही एग्जांपल, जैसे देखो अगर आप एनसीईआरटी की एक्टिविटी देखोगे तो एनसीईआरटी में भी सेम यही चीज दिखा रखी है कि आप जब एक कॉइन को देखते हो, तो अब ये सिचुएशन है कि यहाँ पर लाइट जो है ना सेम ऐसे जा रहा है, मतलब खाली है, यहाँ पर अभी कोई पानी नहीं है इसके अंदर, तो कॉइन आपको बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइट जा रही है, तो आपकी आंखों में तो लाइट पड़ भी नहीं रही, तो ये आपको दिखाई भी नहीं दे रहा। लेकिन सेकंड केस में मान लो उसमें पानी भर दिया जाएगा, तो अब वो है तो अभी भी उसी जगह पे जब पहले था, लेकिन अभी आपको दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट ट्रेवल करेगा, स्ट्रेट ट्रेवल करेगा, और जैसे ही नॉर्मल से बाहर जाएगा तो बेंड अवे हो जाएगा, और जैसे ही बेंड अवे होगा तो ऐसे तो गया नहीं, जाना ऐसे चाहिए था, बिकॉज ऑफ पानी डेंसर से रेयर में गया, मीडियम में चेंज आया, तो अब आपकी आंखें इसको कहाँ ट्रेस कर रही है, अब आपकी आंखों में दिख रहा है, अब आंखें जो है ना आपकी बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेस कर रही है इसे, और आप सोच रहे हो अच्छा कॉइन तो यहाँ पर है, जबकि है वो यहाँ, और जब पानी में थे तब दिख भी नहीं रहा था आपको। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है इस चीज में। तो ये एनसीईआरटी का एग्जांपल था, तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से हुआ और इसको हम समझ गए हैं, ठीक है ना। और ये एक चीज बहुत बढ़िया कि ये हमें एक्चुअल पोजीशन से अब हायर भी नजर आ रहा है, जबकि पहले तो हमें नजर भी नहीं आ रहा था कि अरे भैया कहाँ है, सिक्का दिख नहीं रहा, बट जैसे उसके अंदर पानी डाला तो वो हमें दिखने लग गया। अब क्या हम ये कहेंगे कि वो ऊपर आ गया, हम तो यही कहेंगे हाँ जी ऊपर आ गया, हमारी आंखें तो यही सोच रही है, बट एक्चुअल में ऊपर थोड़ी ना आया है, वो तो अभी भी अपनी पोजीशन में है, बट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वो हमें ऊपर आया हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना। सेम ऐसे ही एग्जांपल है, जब भी आप कभी भी पूल को ऊपर से देखते हो ऐसे यहाँ से, तो आपको लगता है बड़ा कम गहरा है, लेकिन जैसे आप कूदते तो अरे अरे ये क्या हो गया, तो आपको लगता है भैया ये तो बड़ा कम लग रहा था, बट जैसे हम नीचे गए तो बड़ा गहरा नजर आ रहा है। इसके पीछे क्या होता है, बड़े ध्यान से समझना। जैसे मान लो ये आपका पूल है, ठीक है ना, और ये इसकी एक्चुअल गहराई है, अब ये वाटर है, ये एयर है, आपको पता है ये ज्यादा घना है और ये कम घना है, तो इसे जैसे इसकी लाइट, जैसे मान लो इसको आपकी आंखें ऊपर से ऑब्जर्व कर रही है, जैसे इसकी लाइट इस तरीके से ट्रेवल करेगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन में ऐसे इस तरीके से ट्रेवल करेगी, तो क्या होगा, यहाँ नॉर्मल होंगे, नॉर्मल की वजह से हमें पता है डेंसर से रेयर में जब भी लाइट जाती है तो नॉर्मल से बेंड अवे हो जाती है, नॉर्मल से थोड़ा बेंड अवे हो जाती है, इससे बेंड अवे हो जाएगी इस तरीके से, इस तरीके से जब बेंड अवे होगी तो ऊपर जब हमारी आंखें, आप देखो जाना कैसे चाहिए था, इसे जाना इस तरीके से चाहिए था, जाना इस तरीके से चाहिए था, लेकिन जा कैसे रही है, थोड़ा वाइड जा रही है, बेंड अवे हो रही है, और हमारी आंखें जब यहाँ पर ऊपर हैं तो हमारी आंखें क्या देख रही है,
कि अरे लाइट ना यहाँ से आ रही है, ये हमारी आंखें ये ट्रेस करेंगी और ये ट्रेस करेंगी सीधा 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 यहाँ तक, और ये आंखें भी जब सीधा 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 ट्रेस करेंगी यहाँ तक, और हम सोचेंगे अच्छा इसकी तो सिर्फ इतनी गहराई है, जबकि एक्चुअल में इसकी गहराई इतनी है। तो ये किस वजह से होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक है ना। यानी कि कभी भी आप पूल को ऊपर से देख रहे हो तो समझ रहे हो ना आप क्या सीन हो रहा है इसमें, ठीक है ना। चलो इसके बाद आगे बात करते हैं। इसके बाद बात करते हैं, आप कभी भी अपना जो कोई भी टेबल होता है, उस टेबल में क्या होता है, नीचे कुछ कागज रखे हुए होते हैं और उसके ऊपर हम एक ट्रांसपेरेंट ग्लास रख देते हैं, है ना। तो जैसे हम उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट ग्लास रखते हैं, तो जो हम उस ग्लास के नीचे वर्ड्स या कुछ ऐसे देख रहे होते हैं, तो एक्चुअल में हमें क्या नजर आता है कि यार ये जो शीशा है ना, ये शायद शीशे के अंदर है, ये नीचे कागज जो है ना, उसे कागज को नीचे नहीं रखा, इन्हें शीशे के ऊपर रखा हुआ है, ऐसा हमें नजर आता है। तो इसके पीछे भी रिफ्रैक्शन का रूल होता है। आप देखो समझो, जैसे मान लो ये शीशे का गहराई है, ठीक है ना, ये उसका मोटापा है, इसके नीचे हमने यहाँ एक कागज रखा हुआ है, तो ये कागज पता है यहाँ नजर नहीं आएगा, ये कागज ऐसा नजर आएगा कि ये यहाँ पर है, इतनी ऊपर हमें नजर आएगा, बट एक्चुअल में ये होता नहीं है इतना ऊपर, ये नीचे ही होता है। तो भैया ये हमें ऊपर क्यों नजर आ रहा है? तो अब ऐसा मान लो ये उसका मोटापा है और यहाँ पर मतलब ये उसकी ग्लास की मोटाई और यहाँ पे वो कागज है। तो इस कागज को जब हम देखेंगे, मान लो इस कागज को हमने देखना शुरू करा, तो हमारी आंखों में ऐसे लाइट जाएगी। अब जैसे हमारी आंखों में लाइट जाएगी तो ये ग्लास है, ठीक है ना, ये ग्लास है और ये एयर है। तो जैसे ये ग्लास है और एयर है, तो हमें पता है नॉर्मल जो होता है ना, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ग्लास से एयर में नॉर्मल से बेंड अवे हो जाती है लाइट, ठीक है ना, थोड़ी सी बेंड अवे हो जाएगी लाइट, और हमारी आंखें जब यहाँ से इसे ऑब्जर्व करेगी तो वो सोचेंगी अच्छा इसका मतलब लाइट जो है ना वो स्ट्रेट लाइन में यहाँ से आ रही है, और जो लाइट है स्ट्रेट लाइन में यहाँ से आ रही है, तो वो हमें कागज थोड़ा सा ऊपर नजर आता है उसकी एक्चुअल पोजीशन से। दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मुझे उम्मीद है आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि हमें ये चीजें ऊपर नीचे ऐसे क्यों नजर आती है। क्लियर है? ये सारी बात उसमें वही लिखी हुई है, मुझे उम्मीद है आप इसको समझ गए।